हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्रिया शरीर पेपर फर्स्ट के दोष का सामान्य विवरण। जो हमारी पहली वीडियो थी वो हमने सारा डिटेल बताया इसमें दोषों के बारे में, धातुओं के बारे में, पंच महाभूत के बारे में। देखो दोष क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, पंच महाभूत क्या होते हैं, उन सब के बारे में, अग्नि क्या होते हैं, जितनी भी सब चीज़ आई थी उनमें जितनी भी बेसिक हो सकता है वो हमने उनमें कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिए, क्योंकि इसमें जितनी भी हमारी कंप्लीट क्रिया शरीर पेपर 1 पेपर 2 सारे बेसिक्स हमने उसमें डाल दिए, ताकि जब आप कोई धातु पढ़ो, मल पढ़ो, अग्नि पढ़ो तो दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता रहे कि हाँ ये ऐसी कुछ होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहे, ताकि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन सके चैप्टर के बारे में। ठीक है। क्योंकि जो इतना बेसिक कोई नहीं बताता चैप्टर में, सीधा स्टार्ट कर देते। जैसे आप वाद चैप्टर पढ़ाएंगे हम अगला, तो हम वाद में डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे वाद के बारे में। ठीक है। लेकिन वाद एग्जैक्टली होता क्या है, इसको मॉडर्न में कैसे को रिलेट करते हैं, वो सब जो छोटी छोटी चीज़ें वो कहाँ पर मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको बेसिक्स में। तो इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, वो जाके देख लीजिए। तो हम बात करते हैं दोषों का सामान्य विवरण। वैसे तो दोष के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, फिर भी हमने एक थोड़ा सा अलग सा चैप्टर था तो उसमें हमने फिर इसको भी बना दिया है। तो हम पढ़ते हैं दोषों का सामान्य विवरण। देखो दोष कितने होते हैं, दोष हमारे 3 होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब इनको दोष क्यों बोलते हैं ये भी हमने पहले बता चुके हैं, पर फिर भी आपको बता देते हैं। देखो इनको दोष क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को दूषित करते हैं। दूषित यानी कि दोष अगर अपने लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो धातु या मलों को या उपधातु किसी को भी जाके दूषित करने लग जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष की वृद्धि हो गई तो पित्त दोष क्या करेगा, आपकी जो बॉडी का रक्त है उसको दूषित करने लगेगा। रक्त क्या है, धातु है। तो वही तो बताया, दोष क्या होते हैं, जो आपकी धातुओं को या अमलों को दूषित करते हैं। ठीक, उनको हम दोष कहते हैं। तो निरुक्ति में यही बताया गया है कि दूषित करने वाले को दोष कहते हैं। जैसे कि वात पित्त कफ है, ये किसी को दूषित कर सकता है, चाहे धातुओं को चाहे मल को। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपकी बॉडी में दोष होता है, ठीक, दोष प्लस दूष्य, दोष प्लस दूष्य ही मिलके क्या करते हैं, व्याधि के उत्पन्न करते हैं। ठीक है। यानी दोष कौन कौन से, वात पित्त कफ, ये दूष्य के साथ मिल जाते हैं। दूष्य यहाँ पर क्या हो सकता है, मल भी हो सकता है, सॉरी मल भी, हाँ मल भी हो सकता है, उपधातु हो सकती है और धातु हो सकती है। ठीक, यानी धातु हो, मल हो, कुछ भी हो, अगर दो जिनको दूषित करेगा उनके साथ मिलकर व्याधि को उत्पन्न कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। फिर हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, जो अपने शरीर में प्रकृति का निर्माण करने के साथ साथ दूसरे का भी दूषित करते हैं उन्हें दोष कहते हैं। देखो प्रकृति का मतलब ये है, जैसे कि हर किसी की एक प्रकृति होती है। कोई पुरुष वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है, कोई कफ प्रकृति का होता है। ठीक है। और प्रकृति के साथ साथ वो दूसरे को भी दूषित करता है। दूसरे मतलब धातु और मलों को भी दूषित करता है। अब ये प्रकृति कैसे निर्माण होता है, इस प्रकृति का निर्माण जब कब होता है, जब शुक्र और शोणित का गर्भ में सहयोग होता है। ठीक है। वो अभी हम देखेंगे, एक श्लोक के आगे आएगा एक श्लोक, उसमें हम बताएंगे कि शुक्र और शोणित के टाइम पे जो प्रकृति माता पिता की होती है उस टाइम पे, मतलब जब शुक्र और शोणित का सहयोग हो रहा था उस समय जो प्रकृति माता और पिता की होती है उस पर ही डिपेंड करती है कि हमारी प्रकृति क्या होगी। वो हम अभी आगे एक श्लोक आएगा तो उसमें और अच्छे से समझ लेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रकार की। देखो दोष कितने प्रकार के होते हैं, देखो जनरली सबको दोष 3 प्रकार के आ जाते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ यही याद रहते हैं, वात पित्त कफ नहीं। दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष, एक मानसिक दोष, यानी फिजिकल दोष और मेंटली दोष। देखो शारीरिक दोष, जिसको हम शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम त्रिदोष भी कहते हैं, वात पित्त कफ। और मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, रज और तम, रज और तम। अभी जो शारीरिक दोष है, जो शारीरिक दोष 3 प्रकार के हैं, वो शरीर को दूषित करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी को दूषित करने वाले कौन से होते हैं, शारीरिक दोष, और आपके मन को दूषित करने वाले कौन से होते हैं, मानसिक दोष, जो कि रज और तम है। देखो ऐसे ही हमारे पास 3 गुण भी होते थे, सत्व, रज और तम, सत्व, रज और तम। ठीक, और यही दोष भी होते हैं। ठीक है, रज और तम, जिनमें से जो सत्व है ना, सत्व जिसको मन बोलते हैं, वो शुद्ध होता है, उसका कोई भी दोष नहीं होता है, इसलिए केवल रज और तम को ही दोष माना गया है। ठीक, अभी इस रज और तम, जिसको देखो ये इनके भी 2 गुण होते हैं, प्राकृतिक अवस्था में, विकृत अवस्था में। जैसे यहाँ पर अभी हम समझेंगे, पहले हम एक को ही क्लियर कर लेते हैं, शारीरिक दोष को। तो शारीरिक दोष हमने क्या बताए, 3 प्रकार के बताए, वात पित्त और कफ। जो शरीर को दूषित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शारीरिक दोष कहते हैं।
जैसे कि वात कैसे कर सकता है भाई, जो आपकी स्किन है वो ड्राई हो जाए, या और भी बहुत सारे रोग उत्पन्न कर सकता है। पित्त क्या कर सकता है, आपके चेहरे पे जो फोड़े फुंसी है, ये मैं कॉमन एग्जांपल लेके बताइए ताकि आपको समझ सके किस तरह से बॉडी को दूषित कर रही है। जैसे कफ हो गया, जैसे बलगम बलगम बन जाती है, जिन रोज में बहुत ज़्यादा म्यूकस बन जाता है, ये सब किसके दोष होते हैं? जनरली होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जनरली आप यही समझते हैं। छोटे छोटे मैंने कॉमन एग्जाम्पल बता दिए ताकि आपको समझ में आए किस तरह से दोष हमारे शरीर को दूषित कर रहे हैं। यदि ये वात पित्त कफ है ये विकृत अवस्था में हो जाए तो शरीर में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर, नाना प्रकार मतलब बहुत सारे ये व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वात होता है वो 80 प्रकार के नानात्मक विकार उत्पन्न करता है, और जो पित्त होता है वो 40 प्रकार की, और जो कफ होता है वो 20 प्रकार के नानात्मक विकार उत्पन्न करता है। तो सबसे ज़्यादा जो विकार उत्पन्न करने वाला होता है वो होता है वात। ठीक है, क्योंकि ये वात तो हमारी पूरी बॉडी में संचरण करता है, और वैसे वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी, अगर कहीं भी पेन हो रहा तो उसके लिए वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन होगा ना तो उसके लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वात। अब हम बात करते हैं यदि ये तीनों दोष प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था मतलब नेचुरल कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है, ठीक है, ना ज़्यादा हो ना कम हो, यानी कि प्रॉपर हो, तो ये हमारे शरीर का क्या करेंगे? पुष्टि करेंगे। ठीक, ये क्या करेंगे? शरीर की पुष्टि करेंगे। अब हम देखते हैं, जो हमने बताया मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, रज और तम, जो कि हमारे मन को दूषित करते हैं। यदि रज हमारा प्राकृतिक अवस्था में रहेगा और विकृत अवस्था में रहेगा तो हमें इसके लक्षण देखने हैं। जैसे बताया गया है कि रज यदि प्राकृतिक अवस्था में रहता है तो मन को कर्म में लगाता है, वही मन को दूषित करने वाले होते हैं। अगर विकृत अवस्था में रहेंगे तो, लेकिन नॉर्मल रहेंगे, प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो मन को कर्म में लगा। कर्म मतलब कह रहा है कि जो मन है, भाई मन की वजह से तो हमारी इंद्रिया है वो अपने काम में सहयोग कर पाती है। जैसे अगर हमारा मन नहीं होगा तो आपकी इंद्रिया का भी मन नहीं करेगा किसी चीज़ को ग्रहण करने का। आपका मन है पढ़ने का, उस वजह से आपकी इंद्रिया काम कर रही है, आपकी आँख देख रही है, आपका हाथ लिख रहा है, जीभ आप मुंह से बोल पा रहे हो, किसकी वजह से? आपका मन है। अगर आपका मन ही नहीं होता तो ना आपकी आंखें देखने का मन करता, आपकी आंखें लुपचुप करती, आपको नींद आती, ठीक है, ना सुनने का मन करता। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आसक्ति उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने वाला, और प्रेरक होता है, विभिन्न गतिविधियों का कारक होता है। देखो रज को आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, जो वात के कार्य होते हैं, वात के जो गुण होते हैं ना, कहीं कहीं इसमें रज में हम ऐसे ही वात से ही इसको कोरिलेट कर लेते हैं। जैसे वात का क्या काम कराता है? जितनी भी हमारी बॉडी में चेष्टा होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है, उसके लिए वात रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी की तरह सेम गुण हम रज में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे प्रेरक होता है, या फिर विभिन्न गतिविधियों का कारक होता है, ठीक, या दुख का कारण हो गया, उत्साह का कारण हो गया, चंचल हो गया, क्रोध युक्त हो गया। ये किसके? प्राकृतिक अवस्था में ये रज के लक्षण होते हैं। लेकिन अगर विकृत अवस्था में हो जाए तो ये अहितकर हो जाता है, ठीक है, ये मन को दूषित करने लग जाता है। फिर हम बात करते हैं तम की। तम में भी 2 कंडीशन बताइए, एक प्राकृतिक अवस्था, एक विकृत अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में सेम ऐसी रज की तरह बता देना कि मन को कार्य करने में लगाता है, ठीक, इसी तरह। और विकृत अवस्था में आपको क्या बताना है? देखो यदि तम की विकृत अवस्था बताई गई है कि देखो अज्ञानता का उत्पन्न करने वाला होता है। देखो कफ, तम को हम करीब करीब कफ से रिलेट करते हैं, यानी जो कफ की वृद्धि के करीब करीब जो लक्षण होते हैं इससे रिलेट करते हैं। जैसे इसमें वात की वृद्धि के लक्षण को रिलेट करते थे ना, इसमें तम को कफ की वृद्धि के लक्षण रिलेट करते हैं। माने कि जब हमारी बॉडी में कफ की वृद्धि हो जाती है तो हमें आलस आने लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, बॉडी में पेन होने लगता है, ठीक है, दिन भर पड़े रहते हैं। तो वो सही में ऐसे लक्षण बता सकते हो। अज्ञानता उत्पन्न करने वाला होता है, आलस्य का कारण होता है, उदासीन होता है, असंवेदनशील होता है, गुरु होता है, अज्ञानता का कारण होता है, भ्रामक होता है, निद्रा का कारण होता है, स्थिर होता है, ज्ञान आवश्यक होता है। देखो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आ रही हो कि सर ने ये थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया या फिर ये चीज़ नहीं बताई, तो आप कमेंट खुला हुआ कमेंट कर दीजिए, और जब आप कमेंट करते हो तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं त्रिदोष का महत्व। जो हमारी बॉडी में तीन दोष थे, वात पित्त कफ, इनका क्या महत्व है, इनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे बोला एक श्लोक में आचार्य सूत्र ने श्लोक लिखा है, सबसे पहले विसर्ग आदान विक्षेप सौम्य सूर्य अनिल तथा धार्यते जग देहा कप पित्तम अनिलमस्ता। देखो क्या बताया गया है, जिस तरह से जो सोम यानी कि चंद्रमा, सूर्य और वायु, ये विसर्ग का और आदान का विक्षेप का कार्य करते हैं, मतलब कार्य नहीं, उस जिस तरह से हमारे सूर्य हो गए, हमारे मुंह चंद्रमा हो गए, और वायु हो गई, वो यूनिवर्स का यानी ब्रह्मांड का जग धारण करती है, ठीक है, मतलब इस संसार के धारण करने का काम करती है। उसी तरह से हमारी बॉडी में कफ पित्त और वायु भी हमारी बॉडी को धारण करने का काम करती है। जैसे चंद्रमा होता है वो उसका कार्य विसर्ग यानी स्ट्रेंथ देने का काम करता है, सूर्य का आदान करने का काम होता है, एनर्जी लेने का काम होता है, ठीक। वायु को क्या काम होता है? गति कराने का काम होता है, ठीक।
ये क्या करते हैं, इनके द्वारा ही हमारे जो संसार है इसको धारण करने का काम होता है। उसी प्रकार जैसे कफ, पित्त और वायु ये भी हमारे शरीर को धारण करते हैं। कफ चंद्रमा के प्रतिनिधि यानी चंद्रमा के तरह ही हमारी बॉडी को देखो स्ट्रेंथ देने का काम किसको कौन करता है, कफ करता है। और पित्त क्या करता है, सूर्य की तरफ प्रतिनिधि हो जो आदान कार्य करता है। आदान कार्य मतलब देखो शक्ति लेने, आप एनर्जी एनर्जी लेना बोल दो, या फिर जैसे कि देखो लेना को मैंने ऐसे बोला है, जैसे आदान काल में क्या होता है, सूर्य की जो प्रकाश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हमारी एनर्जी बहुत क्षीण हो जाती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, पित्त, पित्त मतलब सूर्य से कैसे रिलेट किया गया है, आप ऐसे समझ सकते हो डाइजेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से, ऐसे, ठीक। वायु क्या बताया, वायु किसके प्रतिनिधि बताएगा, विक्षेप है, यानी शरीर को धारण कराने का। देखो जैसे वायु ही क्या करती है, हम जो आहार लेते हैं उसको निगलने में भी वायु का ही रोल होता है, प्राणवायु का। और जो उस मल को जो आहार है वो मल में कन्वर्ट हो जाता है और उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसमें भी वायु का रोल होता है, अपान वायु का। तो इस तरह से त्रिदोष का महत्व होता है। प्लस त्रिदोष में ऐसे महत्व रख लेना, जिस तरह सौम्य, सूर्य और अनिल इस संसार को धारण करते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ भी शरीर को धारण करने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं त्रिदोष, रस, गुण और परस्पर संबंध की। देखो पहला हम बात कर लेते हैं दोष का ऋतुओं से संबंध है। जैसे देखो 6 ऋतु ही होती है, 6 ऋतु होती है। पहली होती है शिशिर, दूसरी होती है वसंत, तीसरी होती है ग्रीष्म, चौथी कौन सी होती है, वर्षा, पांचवी होती है शरद, छठी होती है हेमंत, ठीक है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार ये 6 ऋतुएं होती है, ठीक। ये आपको संहिता में पढ़ाया जाएगा। अगर मैं बात करूँ अपने मॉडर्न के हिसाब से कि इसको मंथ में किस तरह से रिलेट किया है, देखो जनवरी फरवरी यानी 2-2 महीने में करके रिलेट किया गया है। शिशिर जनवरी फरवरी, बसंत मार्च अप्रैल, ग्रीष्म मई जून, वर्षा जुलाई अगस्त, शरद सितंबर अक्टूबर और हेमंत नवंबर दिसंबर। तो इस तरह से जो 2-2 मंथ करके इन 6 ऋतुओं को डिवाइड किया गया है। टोटल 12 महीने होते हैं, तो 2 6 12। तो इस तरह से। और जैसे अब कौन सा महीना चल रहा है, अब चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल, मार्च, अप्रैल, यानी कि अब बसंत ऋतु चल रही है। यानी मार्च और अप्रैल तक कौन सी ऋतु चलती है, हमारी बसंत ऋतु चलती है। तो यानी कि अब ये बसंत ऋतु चल रही है। तो मेरे बताने का क्या मतलब है, देखो एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि इन 6 ऋतु को मॉडर्न में किससे रिलेट करते हैं, ठीक। अब फिर मुझे बताना ये है कि कौन से दोष का प्रकोप होता है, कौन से दोष का संचय होता है किस ऋतु में, और किस ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है, देखो जैसे वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं। अब कौन संचय का मतलब होता है, जैसे वात दोष का पहले एग्रीगेट होना, मतलब वात दोष पहले इकट्ठा होगा, फिर तब जाकर उसका प्रकोप होगा, तब उसका जाकर प्रशमन होगा। तो जैसे कि अब कौन सी ऋतु चल रही है, अब चल रही है हमारी बसंत ऋतु, ठीक। अब शिशिर में क्या होगा, देखो अब हमारी बसंत ऋतु चल रही है, तो अब शिशिर में क्या होगा, जो कफ दोष का संचय होगा। यानी कि वो जनवरी फरवरी थी ना, जो अभी जनवरी फरवरी गई थी, इनमें हो क्या रहा था, ठंड की वजह से आपकी बॉडी में जो कफ दोष है उसका एग्रीगेट हो रहा था, ये उसका संचय हो रहा था, मतलब धीरे धीरे करके वो इकट्ठा हो रहा था। अब जैसे ही बसंत ऋतु आएगी, अब बसंत ऋतु में क्या होती है, थोड़ा सा सूर्य का जो टेम्परेचर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक। मतलब थोड़ी सी जो गर्मी सी पड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से जो आपका ये कफ है, जो जमा हुआ कफ है, अब वो पिघलने लग जाएगा। अब पिघलने लगने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में वो फैलेगा, यानी उसका प्रकोप होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो वो उसका इकट्ठा हो रहा था, अब जैसे उसको थोड़ा टेम्परेचर मिला तो अब उसका क्या हुआ, वो वहाँ से संचय मतलब पिघलने लगा और पूरी बॉडी में फैलने लगा। यानी कि अब इस टाइम पे क्या होगा, इसका प्रकोप हो गया। इस टाइम पे क्या हो गया, प्रकोप हो गया। अब जैसे ही बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म आएगा, ग्रीष्म कौन से महीने में आएगा, यानी मई जून, यानी अप्रैल के बाद जब मई आएगा तो होगा क्या, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो कफ होगा अब उसका क्षय होने लग जाएगा और वात की वृद्धि होने लग जाती है। तो इस तरह से हमारे दोष का संचय, प्रकोप और प्रशमन होता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिख रहा है, वात का संचय ग्रीष्म में होता है, प्रकोप वर्षा में होता है और प्रशमन शरद में होता है। पित्त का संचय वर्षा में होता है, प्रकोप शरद में होता है, प्रशमन हेमंत में होता है। कफ का संचय शिशिर में होता है, प्रकोप वसंत में होता है और प्रशमन ग्रीष्म में होता है। अब प्रशमन का मतलब है शांत, यानी कि इस ऋतु में आपके जो दोष है वो शांत होने लग जाते हैं। और प्रकोप का मतलब है इस ऋतु में जो आपके दोष है वो बढ़ने लग जाते हैं। संचय का मतलब होता है इस ऋतु में जो आपके दोष है वो भी इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं। अब याद कैसे करोगे, देखो ये याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसके लिए हमें आपके लिए एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक क्या है, 4-5-2।
अब 452 का क्या मतलब है, देखो जो आपको ऋतु मैंने बताई है वो अगर आपको सीक्वेंस से याद है तो आपको ये दोष भी याद हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 ये ऋतु आपको सीक्वेंस से याद करनी है। ठीक, तो 4 पे कौन सी होती है वर्षा, 5 पे कौन सी होती है शरद, सेकंड पे कौन सी होती है बसंत। तो इसी तरह से लिख दो, 4 पे वर्षा है, देखो यहाँ पर लिख भी रहा है 4 नंबर पे वर्षा है, 5 नंबर पे शरद है एंड 2 नंबर पे बसंत है। ये आपने लिख दिया तो 452 से आपको 200 का प्रकोप याद हो जाएगा। जनरली इंपॉर्टेंट प्रकोप ही होता है। अगर आपको प्रकोप याद होगा तो संचय और प्रश्न अपने आप याद हो जाएगा। सर अपने आप कैसे, देखो अब 4 नंबर पे क्या है वर्षा है, तो वर्षा से पहले कौन सी ऋतु आती है ग्रीष्म, और वर्षा के बाद कौन सी ऋतु आती है शरद, तो यहाँ पर शरद। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो अब प्रकोप फिर देख लेना, पित्त का प्रकोप किस ऋतु में होता है, शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु में जाएंगे। कौन सी, ये शरद ऋतु। तो शरद ऋतु का अगर पहले चले जाओगे तो संचय, अगर उसके बाद जाओगे तो हेमंत। देखो इससे पहले वाली ऋतु कौन सी, वर्षा, और शरद के बाद वाली ऋतु कौन सी, हेमंत। तो वर्षा में क्या हो जाएगा संचय, और हेमंत में क्या हो जाएगा प्रसम। यानी कि कोई भी, देखो पहले तो आपको एक ऋतु का प्रकोप याद होना चाहिए, और उस प्रकोप वाली ऋतु के पिछले वाली जो ऋतु होगी वो ग्रीष्म होगा, और उससे अगली आने वाली जो ऋतु होगी वो उसमें क्या होगा, समन होगा, प्रशमन होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं ऋतुओं के रस, गुण और महाभूत की। देखो ये 6 ऋतुएं दी गई है, मैं नंबर वाइज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। ये 6 ऋतुएं दी गई है और इन 6 ऋतुओं में रस बताया गया है। जैसे शिशिर में तिक्त बताया गया है, वसंत में कषाय बताया गया है, ग्रीष्म में कटु बताया गया है, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर। देखो हमारे पास छह रस होते हैं, 6 षड रस होते हैं, जिसको मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय बोला गया है। और हर एक ऋतु में एक अलग अलग रस होता है, ये आपको याद ही करना है, इसकी कोई मेरे पास ऐसी ट्रिक नहीं है। ठीक, फिर हम बात करते हैं गुण की। अब कौन सी ऋतु में कौन से गुण होते हैं, जैसे जनरली जो शिशिर में लघु और शीत गुण होते हैं, वसंत में गुरु और शीत होते हैं। देखो होते तो बहुत सारे गुण है हर एक ऋतु के, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े 1-2 बता दिए जो मेन इतना भी आप कर लोगे तो काफ़ी है। शिशिर में आपको क्या लघु शीत, बसंत में क्या गुरु और शीत, जैसे ठीक है, और ग्रीष्म में क्या होता है लघु और उष्ण, वर्षा में कौन सा होता है लघु और उष्ण, शरद में लघु और स्निग्ध, हेमंत में गुरु और स्निग्ध। ये गुण होते हैं हर एक ऋतु के, ये आपको याद करने हैं। फिर हम बात करते हैं महाभूत की। अब जो सा ऋतु में जो रस होता है उसी का महाभूत लिख देना। जैसे तिक्त रस में महाभूत कौन कौन से होते हैं, वात प्लस आकाश, और कषाय में वात प्लस पित्त होता है, कटु में वात प्लस अग्नि होता है, अमल में वात पित्त प्लस अग्नि होता है, लवण में जल प्लस अग्नि होता है, मधुर में जल प्लस पृथ्वी होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कौन सी ऋतु में क्या आहार और कौन विहार खाने चाहिए। मतलब आहार का मतलब होता है जो आप खाना खाते हो, मतलब जो भी आपका खाना है, ठीक है, उसको हम आहार। विहार का मतलब होता है जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो। तो अब कौन से आहार से कह रहा है वात प्रकोप होता है, और कौन से ऐसे एक्टिविटीज जिनसे वात का प्रकोप होता है। तीनों दोष के प्रकोप को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वात का प्रकोप, मतलब कौन से आहार और विहार से वात का प्रकोप होता है। यदि आप शुष्क मांस खाते हो, शुष्क मांस मतलब ऐसा मांस बोल सकते हो जो कच्चा मांस हो, कच्चा क्या होगा, सूखा मांस, शुष्क का मतलब आप देख लेना शायद, या फिर लघु मांस, कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, फिर शुष्क मांस, देखो 2 बार लिख दिया है मैंने, शुष्क मांस और शुष्क मांस। अब शुष्क मांस ऐसा समझ सकते हो, मतलब लघु, जो ऐसा मांस जो लघु हो इस तरह से। ठीक है, और सेम मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई और मटर हो गई। ठीक है, अगर आप ऐसा आहार खाते तो आपकी बॉडी में वात का प्रकोप होगा, यानी ये वात प्रकोप आहार विहार है। आहार है, वात को प्रकोप केवल आहार है, विहार तो हम यहाँ देखेंगे। अति व्यायाम, अति व्यायाम का मतलब होता है कि फिजिकल एक्टिविटी। जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, दिन भर काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में क्या होता है, पेन होता है। पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, वात का प्रकोप हो गया, और वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है पेन के लिए, मैंने कई बार बता दिया गया है। या अति मैथुन, अति मैथुन मतलब अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में वात की वृद्धि होती है, और फिर आपकी पूरी बॉडी में पेन होता है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता है। तैरना यानी स्विमिंग से भी आपकी बॉडी में वात की प्रकोप होता है। और रात्रि जागरण, और रात्रि जागरण से भी वात का प्रकोप होता है। ये हो गए विहार और ये हो गए यहाँ पर आर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, जब आप पढ़ोगे ना, कहीं कहीं ये लाइन लिखी होगी हर चैप्टर में, आर विहार से वात, मतलब आर विहार के सेवन करने से वात का प्रकोप होता है। अगर आपको पता होगा कौन कौन से आर विहार है तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आप कहोगे यार किससे होता है, मतलब कौन से आर से हो रहा है, कौन से विहार से हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ जो बेसिक्स होते हैं ना किसी भी चैप्टर्स के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो फिर तो आपको एक समझ में आती रहती है, चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहती है। और फिजियोलॉजी है क्या, फिजियोलॉजी तो आपकी सीक्वेंस से ही चलती है। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बिना सीक्वेंस के तो आप फिर
टाल मटोले रहते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ RVR यहाँ पर मैंने बता दिया कि किन किन RVR से आपकी बॉडी में दोष का प्रकोप होता है, लेकिन क्या मैं आगे आपको बताऊंगा? नहीं बताऊंगा, केवल लिख दूंगा कि RVR से दोष का प्रकोप हो रहा है। तो इसलिए ठीक, हम बात करते हैं पित्त के प्रकोप, मतलब कौन सा ऐसा आहार है जिसकी वजह से पित्त का प्रकोप होगा। तो वो है तेल, तिल, कुलथी, कुलथी भी एक प्रकार की दाल होती है, सरसों, हरित, हरित की जो हरित शाक, मछली, मघ, मांस, मघ यानी जो अल्कोहल की बात कर रहे हो, मांस, खट्टे फल, इन सब से क्या होता है हमारी बॉडी में पित्त का प्रकोप होता है। जैसे खट्टे फल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? संतरा हो सकता है, और कच्चा आम भी हो सकता है, हाँ कच्चा आम भी, ठीक है, और आप देख लेना। फिर हम बात करते हैं बिहार की। कौन से ऐसे बिहार जिनसे वात का प्रकोप होता है? एक अनशन, स्वेदन और अग्निताप, इनसे आपकी बॉडी में वात का प्रकोप होता है। फिर होता है कफ प्रकोप, यहाँ पर उड़द, उड़द देखो लघु कौन सी होती है, लघु या वात प्रकोप कौन सी होती है? मूंग की दाल, और एक होती है कफ प्रकोप जो कि उड़द की दाल। तो ये आप थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखना है। इनको याद तो आपको सभी रखना है, लेकिन इनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मूंग की दाल, उड़द की दाल ये आएंगे कि ये लघु होती है, ये गुरु होती है। जो लघु होती है वो वात का प्रकोप करती है, और जो गुरु होती है वो कफ का प्रकोप करती है। जैसे तिलपिष्ट हो गया, गुड़ हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, खीर हो गया, गन्ने का रस हो गया, ये सब वात का प्रकोप करने वाले होते हैं। फिर ऐसे कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, कौन से ऐसे कार्य है जिनकी वजह से हमारी बॉडी में वात का प्रकोप होता है? ठीक, दिव्य सुबंध, दिन में सोने से वात की वृद्धि होती है। अव्यायाम, व्यायाम ना करने से भी हमारी बॉडी में भी कफ की वृद्धि होती है। आलस्य, आलस्य मतलब दिन भर पड़े रहोगे तो भी आपकी बॉडी में वात के कफ का प्रकोप होगा। एंड शीत वायु, ठंडी हवा से भी आपकी बॉडी में कफ का प्रकोप होता है। देखो अब हम बात करते हैं अहोरात्र आयुर्भोजन अनुसार दोषों का जीवन काल। मतलब कह रहा है कि देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वात का प्रकोप बताए। वात का प्रकोप कैसे, कि आपकी किस एज में कौन सा वात का प्रकोप होगा, दिन में वात का प्रकोप कैसा होगा, रात्रि में वात का प्रकोप कैसा होगा, जब आप भोजन खाते हो तब वात का प्रकोप कैसे होता है। जैसे हम पहले बात करते हैं अहो, अहो मतलब दिन की बात कर रहे हैं, मतलब दिन में देखो यहाँ से अपोजिट चलना है हमें। देखो पहले आपको कफ रखना है, फिर पित्त रखना है, देन वात रखना है, ठीक है। ठीक, यानी हम पहले स्टार्ट करेंगे कफ का। तो यानी कि अहो दिन की बात कर रहा है, दिन की बात यानी प्रातःकाल, जब सुबह सुबह होता है, मॉर्निंग टाइम से, जैसे 6 से सुबह सुबह 6 से 8 बजे, 6 से 8 10 बजे तक आपकी बॉडी में क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है। आपने देखा भी होगा जब आप सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी में बलगम बनती है, जिसको आप बाहर निकाल देते हो, तो सुबह सुबह ही ज़्यादातर बनती है। और फिर जैसे जैसे दोपहर होगी, 10 से 2 बजे का टाइम होगा, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? पित्त का प्रकोप। मतलब दोपहर में आपकी बॉडी में क्या होने लग जाता है? पित्त का प्रकोप यानी मध्य है। और देन जैसे जैसे संध्या यानी शाम होने लगती है, ठीक है, 2 से आप 6-8 के बीच का टाइम जो होगा, उसके बीच में क्या होता है? वात का प्रकोप। मतलब जैसे जैसे शाम होती है उस तरह से हमारी बॉडी में वात का प्रकोप होता है। जैसे अगर आपका देखो सीधी सी बात ये है, जैसे आप सुबह उठे तो बॉडी में कफ का प्रकोप हुआ, जब दोपहर हुई तो उसमें पित्त का प्रकोप हुआ, और जैसे जैसे शाम होती चली गई उसमें वात का प्रकोप हो गया। फिर हम बात करते हैं रात्रि। अब रात्रि में क्या हुआ? अब जैसे जैसे, ये तो दिन की बात हो गई, अब रात में कैसा होगा? अब देखो रात में को अब जब प्रारंभिक पहर होगा, अब जैसे मान लो 8 से 10 बजे का जो टाइम है, 8 से 10 बजे का टाइम है, उसमें क्या हुआ? कफ का प्रकोप होने लगा। अब जैसे जैसे मध्य रात्रि होने लगी, 12 से 2 बजने लगे, उसमें बॉडी में पित्त का प्रकोप होने लगा। और जैसे जैसे 2 बजे के 6 बजे के बीच का जो टाइम हुआ, उसमें फिर से कह रहा आपके वात का प्रकोप हो गया। सीधा इसका थोड़ा अपोजिट कर देना बस। फिर हम बात करते हैं आयु की। आयु का मतलब एज, जैसे कि अब बाल्यावस्था है, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनमें कफ का प्रकोप ज़्यादा होता है। आपने देखा भी होगा छोटे बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी और जो इनकी नोज़ है और बलगम है वो तो बनते ही रहते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं पित्त का प्रकोप। युवावस्था में पित्त का प्रकोप, मतलब जिस एज में आप हो इस टाइम पे पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज में क्या होता है? वात का प्रकोप होता है। देखो पर जब हम प्रकृति निकालते हैं तो आपको पता रहता है, देखो जब हम प्रकृति निकालते हैं ज़्यादातर जो युवान क्या आती है ना, वो क्या सोचते हैं कि हमारी तो पित्त प्रकृति है। आपकी पित्त प्रकृति नहीं है, आपकी जो एज है उसमें पित्त का प्रकोप होता है, उसमें पित्त का प्रकोप होता है। उस वजह से आपको लगता है कि आपको पित्त की प्रकृति है। जैसे हम पित्त की प्रकृति निकालते हैं तो अच्छा, हम प्रकृति के कुछ फैक्टर्स पे निकालते हैं, जैसे जिसमें ज़्यादा गुस्सा आता हो, जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर हो, बॉडी का टेम्परेचर हो, जिसके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हो, ठीक है। ये कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है आपको जो आपकी बॉडी है ना वो क्या है? पित्त है, मतलब पित्त प्रकृति की है। लेकिन आपकी एज में पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है, उस वजह से सबको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी पित्त प्रकृति की है, ठीक है। जब प्रकृति वाला आएगा हम अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक, ये चीज़। फिर हम बात करते हैं भोजन का। देखो
अब जब जब शुरुआत में जो भोजन करते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या होता है, कफ होता है, कफ बढ़ा हुआ होता है, ठीक। और उसके बाद जब खाना हम खा लेते हैं पूरा, तो उसके बाद पित्त प्रकोप होता है, ठीक है। और खाना खाने के बाद जब वो खाना पक जाता है उसके बाद वात की वृद्धि होती है, वात का प्रकोप होता है। जैसे ही अगर मैं इसके कॉमन एग्जांपल से समझाऊँ कि देखो, सबसे पहले जो हमें खाना खाना चाहिए ना, वो खाना चाहिए मीठा। मीठा क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी कफ होता है ना, उसका प्रकोप हो जाता है, बहुत ज़्यादा से कफ हमारा अंदर आ जाता है, यानी जो ये नेक होती है उसमें कफ और ज़्यादा आ जाता है। फिर आपको खाना चाहिए कुछ नमक मिर्च मसाले वाला, ठीक है, यानी नमक मिर्च मसाले वाला खाना चाहिए, ताकि अब जो कफ जो आया है, जो निकला है, वो अब नीचे जा सके, ठीक है, नीचे जा सके। फिर हमें ऐसा खाना चाहिए, फिर हमें लघु खाना चाहिए, मतलब ऐसा खाना चाहिए वात प्रकोप हो, ठीक, और ज़्यादा वैसा खाना खाना चाहिए, ताकि जो हमारा जो कफ उगला हुआ है ना सारा, वो नीचे की तरफ जा सके और मलों के द्वारा वो विसर्जित हो सके। ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि दिन में कैसे, रात्रि में कैसे, आयु में कैसे है, और जब आप भोजन खाते हो तो उसमें कौन से दोष का प्रकोप होता है। फिर हम बात करते हैं प्रकृति निर्माण में दोषों की भूमिका। देखो, शुक्र शोणित संयोग है, ये भवदोष। हम बात कर रहे थे कि प्रकृति निर्माण। देखो, प्रकृति निर्माण किस तरह से, प्रकृति मतलब जो आपकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति हो, कब प्रकृति के हो, ठीक है। ये आपने प्रकृति करी भी होगी, ठीक है, नहीं करी है तो हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रकृति को पता लगा सकते हो। कुछ नहीं, ये प्रकृति के कुछ लक्षण होते हैं जिनको देखकर आप पता लगा सकते हो। जो हमारी प्रकृति हो, वात प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति होती है, कफ प्रकृति होती है। लेकिन टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जो प्रकृति निर्माण किस तरह से हुआ है। पहले तो प्रकृति निर्माण कहाँ पर हुआ है? गर्भ में। गर्भ में कैसे? जब शुक्र और शोणित का सहयोग होता है गर्भाशय या यूटेरस में, उस टाइम पे जो प्रकृति आपके माता पिता की होती है, वही प्रकृति उस गर्भ या उस होने वाले बच्चे की होती है। कैसे? देखो, जब शुक्र, यहाँ पर शुक्र और देखो, ये शुक्र होगा और ये शोणित यानी ओवम होगा, और इनका जब सहयोग होता है उस टाइम पे जो सहयोग होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो सहयोग होता है वही प्रकृति कह रहा है कि उस बच्चे की होती है। देखो, जैसे मान लो कि शुक्र शोणित के सहयोग होने पे जो पिता की प्रकृति मान लो वात थी, ठीक है, पिता की प्रकृति वात थी, और जो माता की प्रकृति पित्त थी। किस टाइम पे? देखो, शुक्र और शोणित का जब सहयोग हुआ था उस टाइम पे पिता की जो प्रकृति थी वो वात थी, और माता की जो प्रकृति पित्त थी। तो इसकी प्रकृति क्या बनेगी? वात पित्त बनेगी। होने वाले बच्चे की प्रकृति क्या बनेगी? वात पित्त बनेगी। और इसकी कफ होती और इसकी कफ होती तो कफज बनती। अब ये वात पित्तज बन गई। तो इस तरह से प्रकृति बनी। जैसे यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने लिखा भी है सारे स्थान में कि शुक्र शोणित संयोग है, ये भवदोष से उत्कृष्ट। मतलब जब शुक्र और शोणित का सहयोग होता है, सहयोग मतलब फर्टिलाइजन। शुक्र यानी स्पर्म, शोणित यानी ओवम, यानी स्पर्म ओवम का सहयोग यानी फर्टिलाइजन होता है, या भवदोष से उत्कृष्ट, यानी उस टाइम पे जो दोष प्रबल होता है यानी प्रधान होता है, ठीक है, प्रवृत्ति जायते, वही निर्माण करता है प्रकृति का। तेन तस्य लक्षण श्रवणे, और उसी के प्रकृति के लक्षण होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्वस्थ को बनाए रखने में दोषों की भूमिका। ठीक, स्वस्थ को बनाए रखने में दोषों की श्रेष्ठ भूमिका बताई जाती है। ये श्लोक हमने आपको क्रिया शरीर के बेसिक में ही पहले ही बता दिया गया है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं। यानी कि देखो, जैसे स्वस्थ की डेफिनेशन WHO के हिसाब से क्या थी, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी कि जो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होगा उसको हम हेल्थी कह सकते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके दोष और अग्नि, धातु, मल और आत्मा, मन, ये सब क्या हो, बैलेंस हो, यानी दोष, धातु, मल सब ये बैलेंस हो, तब उसको हम स्वस्थ कह सकते हैं। अब समदोष यानी जो वात पित्त कफ है, जो हमारी बॉडी में वात पित्त कफ है वो बैलेंस होने चाहिए। सम अग्नि, 13 प्रकार की अग्नि होती है, 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि और 1 जठर अग्नि, ये 13 प्रकार की अग्नि है, वो भी बैलेंस होनी चाहिए। सम धातु, जो 7 प्रकार की धातु होती है, रस से शुक्र, वो भी बैलेंस होनी चाहिए। मल, 3 प्रकार के मल होते हैं, मूत्र, पुरी, स्वेद, वो भी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप किसी को एक स्वस्थ कह सकते हो। आगे क्या बताया है, प्रसन्न आत्मेन इंद्रिय मन, और जो आपकी आत्मा है और इंद्रिया है, आत्मा इंद्रिया का जो मन है वो प्रसन्न होना चाहिए, तब जाके आप स्वस्थ इति, तब जाके आप किसी भी व्यक्ति को, किसी पुरुष को स्वस्थ की कैटेगरी में रख सकते हो। ये डेफिनेशन है हमारे आयुर्वेद के अनुसार। देखो, अब हम पढ़ते हैं दोष के प्राकृतिक एवं वैकृत लक्षण। ठीक है, देखो, प्राकृतिक का मतलब होता है नॉर्मल या इक्विलिब्रियम, वैकृत का मतलब होता है वो अपने लेवल से या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए है या कट गए हैं, मतलब कम हो गया तो वृद्धि हो गई है दोषों की, या इनका क्षय हो गया। जो पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक दोष के लक्षण या कारण। ठीक, जिससे पहले कर्म क्या बताया गया है दोष का, कि अगर जो वात है, अगर वात का प्राकृतिक कर्म क्या बताया है, ठीक, मतलब वात का नॉर्मल क्या बताता है। ठीक, नॉर्मल कर्म क्या बताया, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, श्रेष्ठा, चेष्टा, धातु गति, सम्या, समो, मोक्षो, गतिमता, वायु, कर्म, विकारजनम। देखो, यानी कि उत्साह करने का
भाई जो आपकी बॉडी में उत्साह बढ़ने का कार्य कौन करता है? उत्साहो, देखो यहाँ पर लिख भी रहा है उत्साहो। उत्साह यानी कि जो आपकी बॉडी में कोई नया काम करने का जो कार्य होता है, जैसे आप कोई भी कार्य करते हो तो उसके लिए उत्साह चाहिए ना, तो उत्साह के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वात। ठीक, देखो वात वैसे जितनी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, देखो चाहे मन का भाव हो चाहे शारीरिक भाव हो, सभी भाव के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है कराने के लिए? वात होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी भाव होते हैं हमारी बॉडी में, इनको कंट्रोल कराने का, इनको मूवमेंट कराने का कौन कार्य करता है? वात कराता है। जैसे कि हम एक चीज़ ये भी पढ़ेंगे, जब हम एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि आत्मा का सहयोग मन से होता है, मन का सहयोग हमारी इंद्रियों से होता है, इंद्रिया का सहयोग हमारे विषयों से होता है, तब जाके हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो यहाँ पर मन होता है ना, इसको भी कंट्रोल करने वाली कौन होती है? हमारी वायु होती है। ये अभी का टॉपिक नहीं है, बाद का टॉपिक है, मैंने बता दिया, अगर कुछ बच्चों को पता होगी तो आपको इतना याद रखना है। वात की प्राकृतिक कर्म क्या बताए? उत्साह कराने का, यानी कि कोई भी कार्य कराने के लिए जो उत्साह पैदा करता है वो वात की वजह से होता है। उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास निश्वास, देखो उच्छ्वास निश्वास का मतलब क्या हो गया कि जो आप ऑक्सीजन छोड़ते हो और CO2 छोड़ते हो और ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, ब्रीदिंग कराने का काम भी किसकी वजह से होता है? वात की वजह से होता है। और फिर उसके बाद है श्वास चेष्टा धातु गति, यानी श्वास चेष्टा यानी वही मतलब जो क्रिया होती है श्वास लेने की छोड़ने की, यानी उच्छ्वास निशानी और श्रेष्ठ चेष्टा। एंड धातु गति, और धातु यानी कि धातु गति में क्या बताया? धातु गति समा, यानी जो आपकी धातु होती है उनको बैलेंस करने का काम, यानी जो रस धातु रक्त धातु, ठीक है, उनको भी कह रहा है कि बनाने का काम। जैसे रस से रक्त बनेगा तो किसकी वजह से बनेगा? ठीक है, मतलब बने उसकी वजह से नहीं बनेगा, ये इम्पोर्टेंट रोल होता है वात का। ठीक है, यानी धातुओं की सम्यक गति कौन कराता है? सम्यक गति मतलब गति समझ रहे हैं, रस से रक्त बन रहा, रक्त से मांस बन रहा। वैसे तो आचार्य सुश्रुत ने बताया रस से रक्त बनने में 5 दिन लगते हैं, मतलब हर एक धातु को नए धातु में बनने के लिए 5-5 दिन लगते हैं। तो वही चीज़ बता रहे हमारे आचार्य चरक, धातु की जो सम्यक गति हो रही है रस से रक्त, रक्त से मांस बनने, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो भी वात होता है। फिर होता है सम मोक्षो गतिमता, देखो यहाँ पर मोक्षो का मतलब बताया जो आपके बॉडी के मल है, ठीक है, यानी मल का गति मल की गति का मतलब है कि मल को नीचे की ओर जो गति कराने का काम भी कौन करती है? वात। जैसे कि आप खाना खाते हो, ठीक है, वो किसकी वजह से आप नीचे निकल पाते हो? प्राणवायु की वजह से। और जो आपके बॉडी के मल है, मूत्र है, पुरी या स्वेद है, वो भी कह रहे हैं बॉडी से आप बाहर निकाल पाते हो। क्यों, किसकी वजह से निकाल पाते हो? उदाहरण अपान वायु की वजह से, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी वात। वात के कई प्रकार होते हैं, प्राण वायु, दान वायु, समान वायु। देखो वात कह रहे हैं 5 प्रकार की होती है, जिसको हम याद करते हैं पुष्पा से। जैसे पुष्पा फिल्म आ रही थी ना, उसी तरह से हम याद करते हैं उसको पुष्पा से। वी इसलिए बोल रहे वी फॉर वात हो जाएगा, ठीक है। तो पी से प्राण वायु, दान वायु, समान वायु, व्यान वायु, ठीक है, और अपान वायु। तो ये 5 प्रकार की वायु होती है। ये हम वात वाले चैप्टर में अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, क्या इनके कर्म होते हैं और कहाँ इनके स्थान होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं और क्या इनके कर्म होते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि फिर हम पढ़ते हैं, यही कह रहे हैं वायु कर्म विकार जन्म, और यही कह रहा है कि इस बात के कर्म होते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते अविकृत वायु के कर्म, अविकृत मतलब प्राकृतिक, अविकृत मतलब या बोल सकते प्राकृतिक वायु के ये कर्म होते हैं। फिर हम बात करते हैं पित्त के प्राकृतिक कर्म के बारे में। तो पित्त के प्राकृतिक कर्म क्या बताया? दर्शन। दर्शन मतलब देखना। जैसे आपकी आंखों में भी कहाँ होता है? पित्त होता है। आपकी आंखों में क्या होता है? पित्त होता है, ठीक है, शायद आलोचक पित्त होता है, जिसकी वजह से आप देख पाते हो, ठीक है। फिर होता है पक्ति रूष्मा, कह रहा है कि पक्ति रूष्मा, यानी पक्ति रूष्मा मतलब पचाने का जो कार्य करता है, और जो शरीर की ऊष्मा है, या ऐसे बोल सकते हो जो शरीर की जो ऊष्मा है वो भी पित्त की वजह से होती है। चय, चय का मतलब होता है और क्या बताया गया है? क्षुधा, श्रुत तृष्णा मतलब क्षुधा मतलब तो भूख लगाने का, भूख और प्यास लगाने का काम किसकी वजह से होता है? पित्त की वजह से, क्योंकि पित्त ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी आपने आहार ग्रहण किया उसको पचाने में। तो अब जितना ज़्यादा आपका पित्त होगा उतनी ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, भूख लगेगी। फिर देह, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर देहा मार्दतम। देखो देहा मार्दतम का मतलब बताया, जो देह मतलब जो आपकी बॉडी है इसको मृदु कराने का काम भी कौन करता है? पित्त ही करता है। प्रभा, प्रभा का मतलब होता है कि ग्लो या कांति, मतलब जो आपके फेस की चमक है, जो आपकी बॉडी की चमक, वो भी पित्त की वजह से आती है। प्रसादो, प्रसादों का मतलब होता है यहाँ पर जो मानसिक प्रसन्नता है, यानी जो अपने मन से प्रसन्न रहते हो वो किसकी वजह से रहते हो? पित्त की वजह से रहते हो। फिर आता है मेधा, मेधा होता है धान्य बुद्धि। देखो धी धरती स्मृति आती है ना, ठीक। देखो मेधा क्या होता है? होल्ड मेमोरी। जैसे मैंने कुछ आपको पढ़ाया और आप उसको होल्ड कर लो तो वो वाली मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मेधा। चय, और क्या है? पित्त कर्म विकार जन्म, ये प्राकृतिक पित्त के कर्म होते हैं। फिर हम बात करते हैं इस कफ के। तो कफ का क्या कार्य? स्नेह, स्नेह मतलब स्निग्धा, स्निग्ध लाने का कार्य कौन करता है? कफ करता है। बंध यानी विभिन्न जो रचनाओं का परस्पर अनुबंध करने का काम भी कौन करता है? कफ करता है। फिर आता है स्थिरत्व, स्थिरत्व में यानी कि दृढ़ता लाने का। गुरु, और क्या? गुरुता यानी गौरव यानी गुरुता लाने का।
वृषता होता है यानी आपकी जो वीर्य है, ठीक है, उसका भी वृद्धि कराने का काम कौन करता है? हमारा कफ करता है। बल, और बल का कार्य कौन करता है? कफ करता है। क्षमा, यानी जो क्षमा आदि भाव है, मतलब जो लोगों को क्षमा कर देते हैं वो भी किसकी भाव की वजह से होता है? जिन लोगों में कफ की वृद्धि होती है, ठीक, कफ की वृद्धि होती है। फिर आता है हमारे पास धृति लोभस्य कफ विकारजन, ये सब प्राकृतिक कफ के कार्य होते हैं। ठीक है, तो हो गए हमारे प्राकृतिक दोष के लक्षण। अब हमें बात करनी है वैकृत दोष के लक्षण। देखो विकृत दोष में दो हो सकते हैं, या तो दोष अपने लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाए या अपने लेवल से कम हो जाए। कम हो जाएंगे तो हम बोलेंगे क्षीण अवस्था, यानी जो वात पित्त कफ है इनका क्या हो गया? कमी हो गई, इनकी क्षीण हो गया। जैसे कि हम बात करें वात की, अगर आपकी बॉडी में वात की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? वात क्षय मंदोचेष्टा अल्प वाक्त्वम महापुरुष मूढ़ संज्ञता क्षय। देखो क्या बताया गया, वात के क्षय होने की वजह से आपकी जो मंद हो जाएंगी चेष्टा, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती है बॉडी में वो इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वात। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? वात का क्षय हो गया है तो जिसकी वजह से जो चेष्टा होंगी बॉडी की वो भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अल्प वाक्त्वम, यानी जो आप बोलते हैं, देखो आपने देखा होगा जो वात प्रकृति के पुरुष होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ अनरिलेटेड या रिलेटेड कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वात का क्षीण हो गया तो उनका जो बोलना है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है अपरस। देखो क्या जा कहाँ पर अल्प वाक्तो, हाँ अल्प वाक्तम अपरसो। यहाँ पर जो अपरसो आ रहा है ना, अपरसो का मतलब होता है उत्साह की कमी। भाई प्राकृतिक कर्म क्या था? प्राकृतिक उत्साह आ जाता था, लेकिन अगर वो वात ही कम हो गया, अगर वात ज़्यादा होता था तो उत्साह आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपरसो मतलब उत्साह की कमी हो जाएगी। और मूढ़ता, मूढ़ता यानी मंद बुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मंद बुद्धि। कैसी हो जाएगी? मंद, क्योंकि जो न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको हम वात से तो कोरिलेट करते थे। ठीक है, यानी वात की वजह से ही कह रहे हैं न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। अगर मान लो ये वात का क्षय हो गया तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इतना नहीं हो पाएगा, तो हम ऐसे कोरिलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट नहीं मानना आप। ठीक है, तो यानी कि मंद बुद्धि हो जाएगी और संज्ञा का नाश हो जाएगा। ये लक्षण होते हैं आपके वात के। अब हम बात करते हैं पित्त के लक्षण के बारे में, जिसमें बताया गया है पित्त क्षय मंद उष्मता अग्निता निष्प्रभतप क्षय, यानी कि पित्त के क्षय होने पर क्या हो जाता है? देखो मंद उष्मा अग्निता, यानी उष्मा में मंद आ जाती है, यानी कि जो अग्नि होती है उसमें क्या हो जाती है? मंद आ जाती है। अग्नि क्या हो जाती है? आपकी मंद हो जाती है। भाई पित्त का कार्य क्या होता है? अपनी अग्नि ज़्यादा रहेगी, खाना अच्छे तरह से पचेगा। लेकिन यहाँ पे पित्त ही क्षय हो गया, जो आपकी उष्मा की वजह से जो उष्मा कम होगी तो आपकी अग्नि भी कम हो जाएगी। फिर आता है यहाँ पर निष्प्रभतप क्षय। निष्प्रभतप क्षय यानी जो आपकी प्रवाह होती है, जो आपकी चमक होती है वो भी कम हो जाएगी। जैसे हमने पित्त में बताया था प्राकृतिक कार्य प्रवाह होती है, यानी बॉडी क्रांति होती है, ग्लो होता है, वो भी कम हो जाएगा अगर पित्त का क्षय हो जाएगा तो। फिर हम बात करते हैं कफ की, तो कफ का क्या लिखा हुआ है कि कफ के क्षय होने पर यानी श्लेष्म क्षय। देखो कफ को हम एक और नाम देते हैं श्लेष्म, यानी श्लेष्म क्षय होने पर क्या हो जाता है? रूक्षता अंतर्धोया, रूक्षता आ जाती है। रूक्षता मतलब खाली सपन हो जाता है, सूख जाती है चीज़ें। जैसे आपका मुंह सूख जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? पानी की कमी की वजह से, वो रूक्षता। ठीक है, अंतर्धोआ यानी रूक्षता आ जाएगी। और अंतर्धोआ मतलब जलन का आपको अनुभव होगा। आम्यतर यानी आमाशयतर का मतलब होता है आमाशय को छोड़, यानी स्टोमच को छोड़कर। श्लेष्मा शून्यता, और देखो आमाशय को छोड़कर अन्य जो भी है ना उसमें सब क्या आ जाएगी? शून्यता हो जाएगी, मतलब खालीपन आ जाएगा ऑर्गनों में। संधि शैथल्य, जो आपके जॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता मतलब वो फिक्स हो जाएंगे एक जगह, मूवमेंट नहीं करेंगे। तृष्णा मतलब प्यास लगने लगेगी आपको। दुर्बलता हो जाएगी, दुर्बलता प्रजागरण क्षय। और प्रजागरण क्षय का मतलब होता है कि नींद की कमी हो जाएगी। ये ऐसे लक्षण देखे जाते हैं क्षीण अवस्था में। अब हम बात करते हैं वृद्ध अवस्था की। देखो वृद्ध अवस्था में क्या है कि वाद वृद्धो वाक्य रोष्य, यानी वाद की वृद्धि होने पर वाक प्रवृत्ति में प्रूषता आ जाती है, वाक प्रवृत्ति में कृष्णता आ जाती है। यानी कि जो आपके वाक्य होते हैं ना वो कृष हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, चुभने लगते हैं इस तरह से। एंड ऑन कार्य कारण, और शरीर में क्या हो जाता है? कार्य यानी कृष्णता आ जाती है, मतलब पतलापन आ जाता है। एंड कार्षण्य मतलब होता है कृष्णता। ये क्या होता है? कार्षण्य यानी कृष्णता का मतलब होता है कि कालापन। ठीक है, यहाँ पर एक कृष्णता जैसे विष्णु जी से लिया है। कृष्ण जी, जैसे श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी काले थे तो इसलिए वर्ड यहाँ पर कृष्ण जी लगे थे, यानी काला। यानी कि अगर आपकी बॉडी में वात की वृद्धि हो जाएगी, जो आपके वाक्य है वो थोड़े कृश हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो शरीर है वो पतला हो जाएगा, और आपके शरीर पतला हो जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा। फिर आता है हमारा गात्र स्फुरन, यानी अंगों में क्या हो जाएगा? स्फुरन, यानी जैसे आपके ऑर्गन्स होते हैं उनमें हवा सी भर जाएगी। भाई वात की वृद्धि हो गई तो ऑर्गन में क्या हो जाएगी? हवा फिल्ड हो जाएगी। ठीक, फिर और क्या बोला गया? उष्ण कामिता, और
भाई वात की वृद्धि होने पर आपको उष्ण खाने की इच्छा बढ़ जाएगी। देखो अगर आपको श्लोक याद नहीं हो रहा तो आप हिंदी में भी लिख दे, चल जाएगा। लेकिन पर मैं आपको कहना चाहूँगा प्राकृतिक दोष का आपको श्लोक याद होना चाहिए और क्षीण अवस्था का श्लोक आपको याद होना चाहिए। अगर वृद्ध अवस्था का श्लोक आपको याद नहीं है तो इनकी हिंदी से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो वात की वृद्धि में क्या बताया है कि वात की वृद्धि होने पर आपकी बॉडी में जो वाक्य हो जाएंगे वो रुष्य हो जाएंगे और आपका शरीर पतला हो जाएगा और काला हो जाएगा और आपके अंगों में अंग फूल जाएंगे, अंगों में क्या हो जाएगा, फूलने लग जाएंगे और उष्ण खाने की जो इच्छा है आपकी बढ़ जाएगी। निद्रा का नाश हो जाएगा, अल्प बल हो जाएगा और गाढ़स्थ जो आपका मल है वो गाढ़ा हो जाएगा। ये लक्षण होते हैं हमारे वात की वृद्धि के। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो अब हम बात करते हैं पित्त की वृद्धि। आप भी पी लिया करो बीच बीच में पानी, क्योंकि इससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है। अब हम बात करते हैं पित्त की वृद्धि। देखो पित्त की वृद्धि में क्या, पीत भासता, यानी पीत मतलब पीले पड़ जाती है, जो आपकी स्किन से होती है वो पीली पड़ जाती है अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाए तो। ठीक है, संताप यानी जो आपका बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। एंड शीत कामिता यानी शीत आहार विहार की इच्छा हो जाएगी। अल्प निद्रता, निद्रा कम हो जाती है। निद्रा इसमें भी कम हो जाती है, निद्रा उसमें भी कम हो जाती है। मतलब निद्रा जल्दी कर ली। देखो वात में निद्रा का नाश हो गया और पित्त में निद्रा का नाश हो गया। मूर्छा आ जाएगी यानी चक्कर से आ जाएंगे और बल हानि यानी जो बल है वो कम हो जाएगा। इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी। ठीक है, और पीत विन मूत्र नेत्र यानी पीत यानी जो आपके मल है, देखो पीत मतलब होता है पीले वर्ण के हो जाएंगे। मतलब पीले वर्ण का क्या हो जाएगा, आपके जो मल है, मूत्र, नेत्र, वो सब कैसे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। जो आपकी आंखें पीली पीली, आपका मूत्र पीला, आपका मल पूरा। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, पित्त की वृद्धि होने पर। फिर हम बात करते हैं कफ की वृद्धि होने पर। क्या है कि कफ की वृद्धि होने पर यानी श्लेष्म में वृद्धि हो। देखो क्या सौकल यानी शरीर में क्या है, सुकलता आ जाती है। शैतन्य स्थिरता यानी थोड़ा शरीर ठंडा पड़ जाता है। स्थिरता आ जाती है। गौरव यानी गौरवता आ जाती, गुरूरता आ जाती है। अवसाद यानी गलानी आ जाती है। तंद्रा एंड निद्रा, संध्यन अस्थि यानी जो संधि है, जॉइंट्स है और जो बोन्स है, इनमें स्थिरता आ जाती है। ठीक है, ऐसे लक्षण देखे जाते हैं हमारी कफ की वृद्धि होने पर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।